Good afternoon, everyone. Yes, uh, we completed our acute hepatitis. Okay, now we start with the chronic hepatitis. लीवर का कुछ पोर्शन ही बचा है, मे बी एक या दो लेक्चर में अपना कंप्लीट होने वाला है लीवर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्रोनिक हेपेटाइटिस कई सारे कॉज बनते हैं, जिनके अंदर फर्स्ट ऑफ कॉज या रिस्क फैक्टर इज अल्कोहल। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्वेश्चन किस तरीके से डीपली पूछा जाता है, हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन आता है अल्कोहल में से किस तरीके से। तो उसको समझने के लिए पहले हमारे को क्या पता होना चाहिए, इसकी पैथोलॉजी। एंड पैथोलॉजी के अंदर हमारे को इसका क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द डोज टू कॉज द सिरोसिस। What is the dose of alcohol causing the cirrhosis of the liver? Most common cause of the cirrhosis, alcohol. What is the dose of the alcohol causing the cirrhosis? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कई बार हमारे नीट पीजी के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। तो 80 टू 160 ग्राम, ध्यान रखना, ग्राम पर डे, ग्राम पर डे फॉर 10 टू 20 ईयर्स। ओके, ये तो बनता है किसके अंदर, मेल्स के अंदर। और जस्ट हाफ डोज लाइक 40 टू 80 ग्राम पर डे कॉज बनता है फीमेल्स में। कोई कंफ्यूजन नहीं। बट कंफ्यूजन ये हो रहा होगा आपको कि सर आपने अल्कोहल को ग्राम में क्यों लिखा। एज यू नो कि सबसे ज्यादा प्रिपरेशन किसके अंदर मिलता है, अल्कोहल कंटेंट किस में मिलता है, होप सो वोडका के अंदर। वोडका के अंदर कितना लिखा हुआ आता है अल्कोहल कंटेंट, 40%। तो 40% मीन्स कि 40 ग्राम अल्कोहल इन 100 ml। तो यहां पे इसी ग्राम को यूज किया गया है कि 80 टू 160 ग्राम पर डे। और 10 टू 20 ईयर्स मीन्स कि 80 ग्राम पर डे ले रहा है तो उसको 20 ईयर्स लगते हैं, और 160 ग्राम पर डे ले रहा है तो उसको 10 ईयर्स लगते हैं, मेकिंग अ केस ऑफ सिरोसिस। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, तब आपको समझ में आएगा क्या, अल्कोहल की स्टेजेस टू मेक अ सिरोसिस।
सबसे पहले क्या होगा? फैटी लीवर। फैटी लीवर बाय गॉड ग्रेस कि ये क्या है, एक रिवर्सिबल कंडीशंस हैं जहाँ पे हम सिंपली प्लेसिबो देख के और पेशेंट को क्या एडवाइस कर सकते हैं कि आप अपना अल्कोहल कंजम्पशन जीरो कर दीजिए, और ये फैटी लीवर नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे को कोई भी जस्ट होल्ड ए सेकेंड। ठीक है। अगर किसी का भी मिस होता है बीच में क्लास लिखने से, क्योंकि आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, वैसे हम नोट्स अवेलेबल करवाएंगे, बट फिर भी आप अपने नोट्स साथ में लिखते रहिए। ठीक है, अगर लिखते वक्त कुछ भी चीज़ मिस होती है तो आप मेरे को बोल सकते हैं उसी टाइम अनम्यूट करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना हमारा फैटी लीवर। फैटी लीवर प्रोसीड किया और क्या बनेगा? हेपेटाइटिस, एंड हेपेटाइटिस डेवलप्स द सिरोसिस ऑफ द लीवर, डेवलप्स द सिरोसिस ऑफ द लीवर। ओके, इसके बेसिक में भी कई सारी मैकेनिज्म्स चलती हैं। इतना डीप हमारे को वैसे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी एक मोटे मोटे तौर पे इसकी मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूँ। होप सो समझ में आ जाए। केवल समझाने के लिए है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, और ये लॉन्ग प्रोसेस होता है क्योंकि सर सिरोसिस से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बनने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये समझाऊंगा कि सिरोसिस का पेशेंट सिरोसिस से क्यों बनता है, और हेपेटाइटिस सॉरी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का पेशेंट हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से ही कैसे मरेगा। ठीक है, उससे पहले अपन मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है, जो भी हमारा एथेनॉल है, जो भी हम एथेनॉल कंजप्शन कर रहे हैं, अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, तो वो क्या इनिबिट करता है? इट इनिबिट्स दी फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म अगर इनिबिट हुआ तो उससे क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने लगेगा। ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या बनेगा? फैटी लीवर बनेगा। एंड अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो दूसरी चीज क्या कर सकता है वो? लिपिड पर ऑक्सीडेशन कर सकता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सिरोसिस ऑफ द लीवर हेपेटाइटिस क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू दी TNF अल्फा की वजह से। ये क्वेश्चन आया था हमारे एम्स के अंदर। सिरोसिस ऑफ द लीवर के अंदर हेपेटाइटिस क्यों डेवलप होता है? TNF अल्फा की वजह से, जो कि क्या इनिबिट करता है? एज योर नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये काम करता है हमारे लिपिड पर ऑक्सीडेशन में। ओके, लिपिड पर ऑक्सीडेशन में। एंड मान लीजिए हेपेटाइटिस क्रोनिकली रहे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को? क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशंस, एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशंस क्या डेवलप करता है? डेफिनेटली फाइब्रोसिस। एंड अल्टीमेटली फाइब्रोसिस क्या डेवलप करेगा? सिरोसिस ऑफ द लीवर। तो आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया? सिंपल एक एथेनॉल से ये पूरा का पूरा ग्राफ चल के कहां तक? अल्टीमेटली सिरोसिस ऑफ द लीवर तक गया। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ द सिरोसिस। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखना। टाइप ऑफ द सिरोसिस। टाइप ऑफ द सिरोसिस, यहाँ पे किस टाइप का सिरोसिस मिलता है? यहाँ पे माइक्रोनोड्यूलर। माइक्रोनोड्यूलर, क्योंकि यहाँ पे नोड्यूल की साइज कैसी रहती है? लेस देन या इक्वल टू 3 मिलीमीटर, 3 mm। ये इसकी साइज पता होनी चाहिए माइक्रोनोड्यूलर की। ठीक है, बिकॉज अब बेसिक फंडा आ रहा है जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बोला था कि सिरोसिस का पेशेंट सिरोसिस से क्यों डेथ होती है, और हिपेटोसेलुलर से कैसे। देखिए, समझने की कोशिश करना। जो भी हमारा एथेनॉल है, सॉरी एथेनॉल, एथेनॉल इनहिबिट्स दी
inhibits the regeneration growth of the nodules. अब रीजनरेशन ग्रोथ डिक्रीज हुई मीन्स दी कार्सिनोमा होने का रिस्क क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो कार्सिनोमा ऑफ डिक्रीजेस रिस्क डिक्रीजेस, ठीक है ना। और अब अगर हमने पेशेंट का, जब हमारा पेशेंट सिरोसिस ऑफ द लिवर हो चुका है, अब अगर हमने उसका पेशेंट का एथेनॉल मींस अल्कोहल कंजप्शन बंद करा दिया, मींस जीरो कर दिया, मींस सीजेशन ऑफ अल्कोहल, सीजेशन ऑफ द अल्कोहल, तब क्या होगा, ये जो इनिबिशन था वो चला जाएगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि रीजनरेशन करने का। तो रीजनरेशन का अगर पॉजिटिव फीडबैक जाएगा तो क्या डेवलप होगा, मैक्रो की जगह क्या हो जाएगा, मैक्रो नोड्यूलर एंड क्या डेवलप होगा, हाई रिस्क ऑफ द कैंसर, CA ऑफ रिस्क इज हाई। आया चीज समझ में। तो अगर पेशेंट अल्कोहलिक है और सिरोसिस ऑफ द लीवर डेवलप हो चुका है, तो वहां पे क्या है, माइक्रोनोडुलर सिरोसिस डेवलप हुआ है। बट इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इनहिबिट करता है रीजनरेशन से, मतलब कार्सिनोमा होने के चांसेस कम होते हैं। अब आपके पास में ओपीडी में केस आता है और आपने उसका क्या करा दिया, सीजेशन करा दिया अल्कोहल का, कि आपका अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना है। तो ये जो इनिबिशन हो रहा था वो आपका इनिबिशन नहीं होगा, तो डेफिनेटली क्या होने लगेगा, रीजनरेशन ग्रोथ ऑफ द नोड्यूल्स होने लगेगा। तो डेफिनेटली क्या बनेगा हमारा, मैक्रोनोड्यूलर हिपेटोसाइट्स नोड्यूल्स बनने लगेंगे। तो डेफिनेटली क्या रिस्क इंक्रीज होगी, HCC डेवलप होने लगेगा, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप होने लगेगा। तो एक सिंपल मैथमेटिक है कि पेशेंट के हाथ में है कि अगर वो अल्कोहल ले रहा है तो लेते रहेगा, तब तो किससे मरेगा, सिरोसिस ऑफ द लिवर से। और अगर उसने सीज कर दिया अल्कोहल कंजप्शन बंद कर दिया, तो वो किससे मरेगा, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से मरेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके साथ में एक नोट आता है, नोट ये लिखिए, कौन सा लोब मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है, तो लेफ्ट साइड या लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब। ओके, कौन सा लोब मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है, तो हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कई सारे क्लिनिकल फीचर्स हमारे को पूछ सकते हैं, तो हमारे को पता होना चाहिए ऑफ द अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या अल्कोहलिक सिरोसिस। ओके, तो फर्स्ट वन इज द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी, सर यस। ये जो सर लेफ्ट लोब है, ये मतलब क्रॉनिक हेपेटाइटिस में अफेक्ट होता है या फिर जैसे इथेनॉल वगैरह लो उसमें? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ओके। Then, peripheral neuropathy, second symptom is the most important। यहाँ से कई बार MCQ पूछा जाता है, बिकॉज ये है सिंड्रोम जिसका नाम क्या है, जीविस सिंड्रोम। जीविस सिंड्रोम, जीविस सिंड्रोम मीन्स दी, यहाँ पे क्या डेवलप होता है, डीप जॉन्डिस। एक्चुअल में डीप जॉन्डिस किसको बोलते हैं, जहां पे हमारा अनकॉन्जुगेटेड लेवल एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों ही इंक्रीज होने लगे, तब क्या होगा, टोटल जो बिलिरुबिन है वो बहुत ज्यादा हाई होने लगेगा, ठीक है ना। तो एक तो लेवल होता है हाई लेवल, एक होता है वेरी हाई लेवल। तो जब वेरी हाई लेवल ऑफ द टोटल बिलिरुबिन
और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डीप जॉन्डिस। तो जीवी सिंड्रोम में क्या मिलेगा हमारे को, डीप जॉन्डिस। ओके, एंड डीप जॉन्डिस डेवलप्स ड्यू टू, अब डबल इफेक्ट आ रहे हैं तो डेफिनेटली डबल डिजीज मिलनी चाहिए। फर्स्ट वन इज दी हिमोलाइटिक एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया। सेकंड डिजीज जो कि डबल इफेक्ट दे रही है इज दी हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। अब आपको समझ में तो आ गया है कि अल्कोहल की वजह से हिपेटाइटिस क्यों डेवलप हुआ, बट आपको ये नहीं समझ में आया कि हिमोलाइटिक एनीमिया क्यों डेवलप हुआ। एक्चुअल में जो हमारा अल्कोहल है, तो अल्कोहल ने क्या किया, ये जो हमारी आरबीसी मेम्ब्रेन है, तो आरबीसी मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। आरबीसी मेम्ब्रेन को डैमेज करने की वजह से क्या डेवलप होगा, हमारा हिमोलाइटिक एनीमिया डेवलप होगा। और एज यू नो हिमोलाइटिक एनीमिया में क्या डेवलप होता है, इंक्रीज दी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में जो लिवर की थी उसमें बताया था। एंड हमारा हेपेटाइटिस में क्या डेवलप होगा, इंक्रीज दी लेवल ऑफ दी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। तो दोनों के प्लस इफेक्ट की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है, टोटल बिलिरुबिन लेवल वेरी हाई, और वेरी हाई लेवल ऑफ द टोटल बिलिरुबिन को ही हमने क्या बोला था, डीप जॉन्डिस। तो जीवी सिंड्रोम समझ में आया, जीवी सिंड्रोम causes the deep jaundice and develops due to the hemolytic anemia with hepatitis. Okay, then next हम इसी में चल रहे हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में, और हमारा फर्स्ट किया था हमने पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सेकंड हमने किया जीवी सिंड्रोम, थर्ड थर्ड इज दी पेपर मनी स्किन, पेपर मनी skin. Paper money skin means increase the TNF alpha causes the loss of subcutaneous fat and अगर सबक्यूटेनियस फैट चला जाएगा तो ओल्ड एज में कैसे स्किन होती है, तो वैसे ही स्किन हो जाएगी, थिन प्लस विजिबल कैपिलरीज, विजिबल थिन स्किन एंड विजिबल कैपिलरीज को ही हम क्या कहते हैं, पेपर मनी स्किन। तो हमारे को केवल सिम्टम याद रखना है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया है कि टीएनएफ अल्फा क्या क्या कर सकता है। ठीक है, फोर्थ जस्ट ए सेकेंड, इसके अंदर मेन 3 इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। ठीक है, तो हमारे को इसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशंस में देखेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में हमारे को क्या देखने को मिलेगा, हमारा मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर फॉर द अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अगर अल्कोहलिक लिवर डिजीज है तो उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कर कौन सा रहेगा, SGOT एंड SGPT, SGPT। ओके, और जिसके अंदर SGOT लेवल मोस्ट कॉमनली वेरी हाई मिलता है, SGPT हाई मिलेगा। ठीक है, देन एलिवेशन ऑफ द अल्फा ग्लूटामाइन ट्रांसपेप्टाइडेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज, ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द ऑब्स्ट्रक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव ड्यू टू द फैटी लिवर। एक्चुअल में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्यों डेवलप हुआ, ये मेरी वन हिपेटोसाइट सेल, ये मेरी सेकंड हिपेटो, तो इंटर लोब्यूलर के बीच में जो हमारी बाइल डक्ट्स हैं, कैनालिकुलीज हैं, तो इनकी वजह से जो हिपेटोसाइट सेल्स इंक्रीज होंगी तो वो क्या होंगी, प्रेशर डेवलप क्रिएट करेंगी, एंड प्रेशर डेवलप क्रिएट करने की वजह से क्या डेवलप होगा, ऑब्स्ट्रक्शंस, एंड ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से क्या होगा, हमारा गामा जीटी इंक्रीज होगा। ओके, तो एलिवेशन ऑफ द गामा ग्लूटामाइन ट्रांसपेप्टाइडेज।
ओके, तो होल्ड अ सेकंड। तो क्रोनिक हिपेटाइटिस के अंदर हमारे को जो और भी कई सारे कॉज आते हैं जो कि जैसे ऑटो इम्यून हो गए, बट वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आता है हमारा मेटाबॉलिक लीवर डिजीजेस। कौन सी? मेटाबॉलिक लीवर डिजीजेस। मेटाबॉलिक लीवर डिजीजेस का मतलब क्या है? उसके अंदर दो तरीके की चीजें, दो कौन कौन सी हैं? एक तो आती है हमारी कॉपर और एक आती है हमारी आयरन। इन दोनों से ही आपको पता है कॉपर मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या बनती है हमारी विल्सन डिजीज, एंड फेरिक की वजह से क्या बनता है हमारा हीमोक्रोमेटोसिस। तो इसको हम किस वे में पढ़ सकते हैं? इसको सिंपली हम एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट से पढ़ सकते हैं, जिससे कि हमारे को एट ए ग्लांस दोनों के बीच में डिफरेंस पता रहे और कहीं पर भी हमारे को कंफ्यूजन नहीं हो। तो इधर लिख लीजिए आप विल्सन डिजीज, एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए हीमोक्रोमेटोसिस। ओके, देन सबसे पहले बात करेंगे हम पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी में हमारे को क्या पता होना चाहिए? मोड ऑफ इनहेरिटेंस। मोड ऑफ इनहेरिटेंस विल्सन ए आर, एंड हीमोक्रोमेटोसिस दोनों से हो सकता है, ए आर एंड ए डी, ऑटोसोमल डोमिनेंट। मोस्ट कॉमन क्रोमोसोम की अगर बात करें, मोस्ट कॉमन क्रोमोसोम यहाँ पे नंबर है 13 एंड यहाँ पे हमारा है 6। मोस्ट कॉमन जीन की अगर बात की जाए तो कौन सा जीन होगा? जीन हमारे को पता होना चाहिए ATP7B, एंड यहाँ पे कौन सा जीन है? HFE। HFE। देन मोस्ट कॉमन प्रोटीन इज द कॉपर सिक्रीटिंग, सिक्रीटिंग नहीं, एस्क्रीटिंग प्रोटीन। एंड यहाँ पे मोस्ट कॉमन प्रोटीन कौन सा होता है? हिप्सेडीन। ओके, जिसका नॉर्मल फंक्शन क्या रहता है? जिसका नॉर्मल फंक्शन रहता है कि इट इनहिबिट या डिक्रीजेस द आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी। और यही आपको याद रहेगा, तभी आपको इसकी आगे की मैथमेटिक्स समझ में आएगी। ठीक है। मोस्ट कॉमन फिनोटाइप, तो मोस्ट कॉमन फिनोटाइप इज द इंक्रीज दी। अब यहाँ पे एस्क्रीटरी प्रोटीन है तो डेफिनेटली क्या इंक्रीज होगा? इंक्रीज दी कॉपर डिपोजिशन। copper deposition due to the decrease excretion, due to the decrease excretion, एंड यहाँ पे क्या होगा? सीरम के अंदर इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन। अब ये तो नॉर्मली इनहिबिट करता है ना, तो यहाँ पे आयरन एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन। ओके, तो इनकी वजह से क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे उनको हम आगे देखते हैं। देखिए,
जस्ट क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स, अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट या अफेक्ट, या किसी भी तरीके से पूछा जाए आपको अर्लीस्ट की अगर पूछी जाए तो हमारे को पता होना चाहिए अर्लीस्ट, अर्लीस्ट ऑर्गन अफेक्ट, तो दोनों के आंसर क्या रहेंगे हमेशा सेम, लीवर एंड लीवर, लीवर एंड लीवर। ओके, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एज। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि ऑल एक्सेप्ट करके जब भी क्वेश्चन आता है तो एज में हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो हमारे को सिंपल फंडा याद रखना है लेस देन 20 ग्रेटर देन 40, लेस देन 20 ग्रेटर देन 40। ठीक है, लिवर अफेक्ट की बात आ रही है, एज ऑफ लिवर अफेक्ट। ओके, देन क्रोनिक हेपेटाइटिस दोनों में ही डेवलप होगा, क्रोनिक हेपेटाइटिस, देन सिरोसिस, दोनों में ही होगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे विल्सन के अंदर हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को मैक्रोनोड्यूलर, मैक्रोनोड्यूलर, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को मिक्स्ड, क्या मिलेगा हमारे को मिक्स्ड, और मिक्स्ड के अगर ऑप्शन में नहीं है तो वहां पे क्या टिक करना है हमारे को माइक्रोनोड्यूलर, माइक्रोनोड्यूलर। ओके, सिरोसिस, देन HCC हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा माइल्ड रिस्क है, यहाँ पे है माइल्ड रिस्क, बट यहाँ पे वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। ओके, देन अगर बात करें सेकंड, ये तो मोस्ट कॉमन एंड अर्लीस्ट अफेक्टेड ऑर्गन हो गया लीवर, देन सेकंड अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होगा, CNS सिस्टम। ओके, तो CNS, तो CNS में पूछा क्या जाता है अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन। अगर अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन पूछा जाए, अगर डिपोजिशन हमारे किस में है, बेसल गैंग्लिया में, बेसल गैंग्लिया में, तब क्या सिम्टम डेवलप होंगे, पार्किंसन लाइक, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स डेवलप होंगे। और ये ओके, 5 मिनट बाद में वापस से इमीडिएटली जैसे ही क्लास ओवर हो जाए वापस से क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड। ओके, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स, पार्किंसन लाइक सिम्टम। ओके, अगर इस बेसल गैंग्लिया की जगह कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, देन क्या डेवलप होगा, डेवलप्स दी सीजर्स। और ये सारी चीजें जब हम CNS सिस्टम करेंगे तब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किशन ने वहां पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात की थी, तब सीजर की बात क्यों की थी। ठीक है, देन सेरिबेलम, अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा सेरिबेलम है तो डेफिनेटली अटैक्सिया डेवलप होगा। जब CNS सिस्टम करेंगे तब मैं पूरा कंप्लीटली बताऊंगा अटैक्सिया कितने टाइप के हैं, सीजर्स कौन कौन से टाइप को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। ओके, देन क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट की अगर बात करें, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट में तो 12th नर्व है तो क्या डेवलप होगा, डिसआर्थरिया, देन अगर 9th एंड 10th नर्व क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट है तो क्या डेवलप होगा,
डिस्फेजिया। ओके ओके। इसी तरीके से अगर सीएनएस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, सीएनएस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट अगर हमारा हिमेक्रोमेटोसिस के अंदर है तो क्या डेवलप होगा। ओके यहाँ पे डेवलप होता है हमारा मेनली एक्चुअल में फेरिक जो डिपोजिशन मिलता है वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस में मिलता है। तो डेफिनेटली सिम्टम्स क्या डेवलप करेगा, हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोगोनेडिज्म्स। ओके देन इनफर्टिलिटी इन दी मेल्स एंड फीमेल्स में क्या डेवलप करेगा, ए मेनोरिया इन फीमेल्स। ओके अब क्वेश्चन ये नहीं पूछे जाते कि सीएनएस सिस्टम में कौन सा अर्लीस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। क्वेश्चन सीएनएस में ये पूछा जाता है विल्सन डिजीज में सीएनएस इन्वॉल्वमेंट कौन से सिस्टम को नहीं करता है, तो सेंसरी एंड मोटर को अफेक्ट नहीं करेगा। तो सेंसरी सिस्टम नॉट इन्वॉल्व। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, वही जो चीज इन्वॉल्व नहीं होती है तो डेफिनेटली इसको बड़ा क्रॉस लगा देना। ठीक है हमारे को पता होना चाहिए नॉट इन्वॉल्व इन सीएनएस सेंसरी। ओके देन कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक सिंपल सी चीज से, और वो क्या क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन रहता है हमारा आइस से। और आपने आइस के अंदर क्या पढ़ी होगी, के एफ रिंग। के एफ रिंग किस में मिलती है ये हमारे को पता होनी चाहिए, विल्सन डिजीज के अंदर केशियर फिशर रिंग। ओके और एक चीज हमेशा याद रखना कि केशर फिशर रिंग मतलब के एफ रिंग अगर प्रेजेंट है तो विजन एब्नॉर्मेलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, विजन इज नॉर्मल, विजन इज नॉर्मल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। आप कितना भी रट लो कि केशर फिशर रिंग हमारे को विल्सन डिजीज में मिलती है, बट ये चीज एकेडमी में ही मिलती है कि केशर फिशर रिंग किसके साथ में प्रेजेंट होता है, नॉर्मल विजन के साथ में डेवलप होता है। ओके एंड केशर फेशियल रिंग के साथ में प्रेजेंट क्या मिलता है, मतलब ये चीज तो नॉर्मल मिल रही है, विजन एब्नॉर्मलिटी नहीं मिल रही है। एब्नॉर्मलिटी क्या मिलती है हमारे को, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद दी, और ये डीएनबी का क्वेश्चन बना था, डीएनबी एसोसिएटेड विद दी न्यूरोसाइकेट्रिक बिहेवियर, न्यूरो साइकेट्रिक बिहेवियर। तो हमारे को पता होना चाहिए कौन सी चीज सिम्टम्स मिलती है। एक इसके अंदर केशर फिशर रिंग के अलावा एक चीज और मिलती है, और वो पर्टिकुलर इसका कैटरेक्ट होता है, वो इस तरीके का देखने को मिलता है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सनफ्लावर कैटरेक्ट। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सनफ्लावर कैटरेक्ट किस में देखने को मिलता है, आंसर क्या जाएगा हमारा, विल्सन डिजीज, सनफ्लावर। ओके कभी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, सनफ्लावर कैटरेक्ट। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं अगर ये सनफ्लावर कैटरेक्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पे विजन क्या होगी, डेफिनेटली डिक्रीज होगी। और वो भी कौन सी, डे टाइम की, डे टाइम की, डे टाइम विजन इज डिक्रीज। ओके देन यहाँ पे आई सिम्टम इतने नहीं देखने को मिलते, जहाँ पे यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हिमेक्रोमेटोसिस की। ओके जहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को,
आयरन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है किसको, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट को। एंड कैल्शियम पायरोफॉस्फेट अगर इनहिबिट होता है तो क्या होगा, इंक्रीज द कैल्शियम pyrophosphate in the joint, and this produce the pseudo gout. This produce the pseudo gout. ओके, तो हमारे को पता होना चाहिए हेमेक्रोमेटोसिस के अंदर क्या मिलेगा हमारे को, pseudo gout। क्वेश्चन सीधे ही के सीधे पूछे जाते हैं, बट अपने को अगर पता होगा कि फेरिक क्या करता है, फेरिक इनहिबिट दी कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, एंड कैल्शियम पायरोफॉस्फेट अगर इनहिबिट हुआ तो डेफिनेटली जॉइंट में क्या इंक्रीज होने लगेगा, जॉइंट्स में क्या इंक्रीज होने लगेगा, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट्स, एंड दैट डेवलप्स द pseudo gout। ओके, देन यहाँ पे जॉइंट के अलावा हमारे को क्या इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, पेनक्रियास, एंड पेनक्रियास इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे फंक्शनल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, फंक्शनल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, एंड लेटर ऑन डिजीज में यहाँ पे डायबिटीज देखने को मिलेगी, लेटर ऑन एज में, या लेट मैनिफेस्टेशन कह सकते हो, जहाँ पे डायबिटीज में मेनली क्या होता है, मेनली फंक्शनल डिफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, मेनली फंक्शन डिफेक्ट देखने को मिलता है, ये हमारा होता है लेट मैनिफेस्टेशन डायबिटीज। अगर डायबिटीज डेवलप होती है तो इसी डायबिटीज को हम क्या लिखते हैं, ब्रॉन्ज डायबिटीज इन हेमेक्रोमेटोसिस, ब्रॉन्ज डायबिटीज, क्योंकि स्किन अपीयर लाइक ए ब्रॉन्ज पिगमेंटेशंस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्रॉन्ज डायबिटीज। ओके, और अगर स्किन की बात करें तो स्किन में भी ब्रॉन्ज अपीयरेंस देखने को मिलती है, जस्ट नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। अगर स्किन इन्वॉल्वमेंट देखोगे तो स्किन में भी क्या मिलेगा, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशंस, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशंस। ओके, एक्चुअली में ब्रॉन्ज अपीयरेंस क्यों देखने को मिल रही है, एज यू नो, फेरिक डिपोजिशंस विद द मेलानिन इन द डर्मिस लेयर, इन अ डर्मिस लेयर, तो वो कैसा अपीयरेंस देगी, ब्रॉन्ज अपीयरेंस डेवलप्स करेगी। ओके, अब स्किन के अलावा यहाँ पे क्या डेवलप, कौन सा सिस्टम इन्वॉल्वमेंट मिलता है, सीवीएस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, एक चीज याद रखना, विल्सन के अंदर, विल्सन में हमारा सीवीएस इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, डो नॉट अफेक्ट द सीवीएस, बट in hemochromatosis it involves the CVS because ferric deposit in the myocytes। okay, एंड अगर फेरिक अगर हमारे मायोसाइट्स में जाके डिपॉजिट होता है तो वो क्या करेगा, वहां पे रिलैक्सेशन नहीं होने देगा, किनका, मायोसाइट्स का। तो डेफिनेटली क्या डेवलप होगा, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी क्यों डेवलप हुआ, iron deposit in the myocyte, and myocytes deposit iron do not relax the muscles, okay, then develops the restrictive cardiomyopathies। okay, आई थिंक यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देन हम नेक्स्ट पे चल सकते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे। तो इसी तरीके से कंपेयर से याद रखोगे तभी हमारे को लिवर मेटाबॉलिक डिजीजेस का पता रहेगा। ओके, नॉर्मली क्या होता है, विल्सन की बात कर रहा हूँ, इधर हमारा विल्सन चल रहा है, विल्सन डिजीज, एंड यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, हेमेक्रोमेटोसिस। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है, जो फ्री कॉपर होता है वो किसके साथ में कंबाइन करता है, एपोसिरुलोप्लाज्मिन के साथ में, एपोसिरुलोप्लाज्मिन, एंड ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंबाइंड या बाउंड कॉपर। ये फ्री कॉपर को क्या बनाया, बाउंड कॉपर, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, सिरुलोप्लाज्मिन।
जो कि क्या है, बाउंड कॉपर। तो एक्चुअली डिजीज यही है कि फ्री कॉपर एपोसिलुलोप्लाज्मिन से कंबाइंड नहीं होता है। किसके अंदर, विल्सन डिजीज। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फ्री कॉपर लेवल क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। यस यस। देन सिलुलोप्लाज्मिन लेवल क्या होने लगेगा, डेफिनेटली क्या होगा, डिक्रीज। यस, ओके। एंड अब एक चीज का आंसर करो, जो क्वेश्चन पूछा गया था। आप अपना आंसर अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था, ये एम्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि व्हाट द लेवल अफेक्ट्स द टोटल कॉपर, इज इट इंक्रीज, डिक्रीज और अनचेंज्ड? A, B, C. इंक्रीज, copper level increases. Please mute yourself and your answer type in our chat box. A, B, C. Next, or any other answer? तीन ही ऑप्शन है, उसमें भी आंसर लिखने में नहीं। इंक्रीज, ओके, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज समझनी चाहिए। क्या चीज, अब देखिए मैंने क्या कहा था, फ्री कॉपर एंड सिलुलोप्लाज्मिन जो कि बाउंड कॉपर था वो डिक्रीज हो रहा था। तो हमारा क्या हुआ, इंक्रीज दी फ्री कॉपर एंड टोटल कॉपर बनता किससे, आपको पता है, फ्री कॉपर प्लस बाउंड कॉपर से, बाउंड कॉपर से। एंड आपको भी पता है फ्री कॉपर लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड बाउंड कॉपर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूँ, मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है, मेजर कंपोनेंट होता है बाउंड कॉपर, पहली चीज। और जो फ्री कॉपर रहता है वो किससे एस्क्रीट हो जाएगा ना, वो ब्लड में थोड़ी ना रहेगा, एस्क्रीट हो जाएगा इन यूरिन। तो इसीलिए यूरिन के अंदर हमारे का क्या मिलेगा, फ्री कॉपर मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे अगर स्क्रीनिंग टेस्ट अगर किया जाता है, एक लाइन और लिख लीजिए चलो इसके साथ ही, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर दी, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर दी विल्सन डिजीज की बात कर रहा हूं, ये हटा दो। विल्सन डिजीज के अंदर अगर पूछा जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट, तो स्क्रीनिंग टेस्ट क्या करते हैं, हम सिंपली यूरिन फ्री कॉपर लेवल टेस्ट देखते हैं। ओके, इसीलिए हमारा क्या होगा, इस चीज का आंसर क्या बनेगा, कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है सीरम टोटल कॉपर इज डिक्रीज, इज डिक्रीज, ये आंसर नहीं रहेंगे। ओके, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये जो चीज समझाई है इसको वापस से लिख लो, या फिर एक सेगमेंट में बना देता हूं जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट बॉक्स नोट। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट ऑफ द विल्सन डिजीज क्या है, कि हमारे को क्या पता होना चाहिए, सीरम सिरुलोप्लाज्मिन plasmin level is decreased. Then second, serum free copper is increased. Then serum total copper is decreased, is decreased. Okay, and अगर पूछा जाता है यूरिन, ये तो सीरम की बात आई, यूरिन फ्री कॉपर इज इंक्रीज। ओके,
तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए, इनसे आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसीलिए नोट डाल के मैंने अलग से स्लाइड में समझा दिया आपको, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैंने बोला था स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट इज द यूरिन फ्री कॉपर एंड confirmatory test एंड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आंसर सेम रहेगा। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आंसर will remains the same. Answer is liver biopsy. Answer is liver biopsy. ओके, और लिवर बायोप्सी में मिलेगा क्या? अगर क्वेश्चन और भी स्टैंडर्ड का है तो वो पूछेगा हमारे को कि लीवर के अंदर कॉपर कितना मिलेगा। तो लीवर कॉपर लेवल इज ग्रेटर देन 200 माइक्रोग्राम पर पर बॉडी वेट या पर लीवर वेट होता है ये एक्चुअल में, लीवर वेट। ओके, तो ये हमारे को पता होनी चाहिए जो विल्सन डिजीज से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस पॉइंट्स पूछे जाते हैं हमारे को। ओके, इसी तरीके से हिमेक्रोमेटोसिस वाइज हमारे को कई सारी चीजें पता होनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशंस हमारा क्या रहेगा हमारा हिमेक्रोमेटोसिस के लिए। ओके, तो ये तो हमने कंप्लीट किया था विल्सन डिजीज। अभी हम बात कर रहे हैं हिमेक्रोमेटोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन पार्ट की। ओके, जहाँ पे आपको पता है कि सीरम आयरन लेवल इज इंक्रीज। ओके, और यहाँ पे भी यही चीजें पूछी जाती है। देन सेकंड इज परसेंटेज ऑफ द ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। Transferrin saturation is increased, then ferritin is increased, then fourth point is total iron binding capacity is decrease, क्योंकि आयरन लेवल बढ़ रहा है ना, तो वहां पे फर्दर कैपेसिटी ऑफ द टोटल बाइंडिंग ऑफ द आयरन विल चेंज। ओके, ओके, एक्चुअल में हिमेक्रोमेटोसिस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं 4 पॉइंट से पूछे जाते हैं। और अगर पूछ लिया जाता है कि लीवर बायोप्सी क्या काम, किस चीज के लिए हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए हिमेक्रोमेटोसिस के अंदर, व्हाट इज द रोल ऑफ द लीवर बायोप्सी इन हिमेक्रोमेटोसिस केसेस, इट इज shows the severity of the cases, severity of the cases। तो severity assessment के लिए काम आएगी। ओके, ओके, just hold a second। अगर मैं बात करूं सिरोसिस के लास्ट टॉपिक, अगर लीवर के भी बोल सकते हो, तो एक वर्ड बच जाता है हमारा कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सिरोसिस। इससे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है मैं शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करता हूँ। सिरोसिस ऑफ द लीवर में पहला कॉम्प्लिकेशन इज द एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी, ओके, यहाँ पे एनसेफेलोपैथी डेवलप्स ड्यू टू दी इंक्रीज दी अमोनिया, ठीक है ना, क्योंकि ये लीवर अगर डैमेज है तो डेफिनेटली यूरिया साइकिल डिक्रीज हो जाएगी, तो डेफिनेटली क्या बढ़ने लगेगा, अमोनिया लेवल बढ़ने लगेगा। तो एनसेफेलोपैथी से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एनसेफेलोपैथी ऑफ द सिरोसिस ऑफ द लीवर की ग्रेडिंग के लिए कौन सी स्केल काम में ली जाती है, स्केल का नाम पूछा जाता है। इसका नाम लिख लीजिए केवल
वेस्ट हेवन ग्रेडिंग, वेस्ट हेवन ग्रेडिंग स्केल। तो ये नाम पूछ के या इसके लिए कौन सी स्केल काम में ली जाती है, तो हमारे स्केल का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पूरा पढ़ने की हमारे को जरूरत नहीं है कि इसके अंदर टोटल 4 ग्रेड होती है, कौन सी ग्रेड में क्या डेवलप होता है, हाइपर एक्टिविटी, ड्राउजीनेस, स्टूपर एंड कोमा किस वे में जाता है, वो हमारे को नहीं पता होना चाहिए। हमारे को जो चीज पता होनी चाहिए वो है इसका नाम। ठीक है, इसी तरीके से अगर कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो सेकंड, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो गया, देन सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप होता है, एसाइटिस। ओके, एसाइटिस। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एसाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एसाइटिस, आंसर इज सिरोसिस ऑफ द लिवर, क्योंकि ये 50 to 80% कॉज करता है, 50 to 80%, 50 to 80%। ओके, अगर एसआईटीज डेवलप हुआ है तो इसके अंदर सारी चीजें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई चीज पूरी बतानी की होगी तो डेफिनेटली बताऊंगा, बट एसआईटीज के अंदर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है, इसके क्लिनिकल फीचर्स में से। और इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे लिखना साइंस एंड यहाँ पे लिखना उसका मिनिमल फ्लूइड, सॉरी, मिनिमल फ्लूइड, साइंस एंड मिनिमल फ्लूइड। साइन जैसे कि देखिए, पुडल साइन, पुडल साइन, एंड पुडल साइन के लिए ओके, तो आई थिंक कनेक्शन लॉस हो गया था। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में जैसे कि मैं बोल रहा था, यहाँ पे साइंस एंड यहाँ पे मिनिमल फ्लूइड ऑफ द एसाइटिस, मिनिमम फ्लूइड। फर्स्ट साइन इज द पुडल, पुडल साइन, मिनिमल फ्लूइड इज 120 ml। इसी तरीके से शिफ्टिंग डलनेस, शिफ्टिंग शिफ्टिंग डलनेस के लिए मिनिमल फ्लूइड कितना होना चाहिए, 500 ml। तब क्या मिलेगा हमारे को, शिफ्टिंग डलनेस। इसी तरीके से अगर 1500 ml अगर फ्लूइड है एसाइटिस के अंदर, तो वो क्या साइन डेवलप करेगा, फ्लूइड थ्रिल। और यही क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि मिनिमल मिनिमल फ्लूइड कितना होगा पुडल साइन के लिए, शिफ्टिंग डलनेस के लिए एंड फ्लूइड थ्रिल के लिए। ओके, इससे बाद हमारा एसआईटीज के अंदर कोई भी क्वेश्चंस बनता नहीं है। ठीक है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं सिरोसिस के, वो मैंने आपको, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा लीवर में कोई भी टॉपिक बचता नहीं है जहाँ पे हमने लीवर कंप्लीट किया है। तो हमारी अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं, जो कि मैंने जीआईटी से स्टार्ट की थी, तो जीआईटी के अंदर जैसे मैंने बोला था कि पहले हम किसको कंप्लीट करेंगे, इसोफेगस, देन हमने किसको कंप्लीट किया, स्टमक, देन हमने बॉवल्स को कंप्लीट किया, इंटेस्टाइन, देन हमने लिया एसिड बेस बैलेंस, देन जीआईटी का लास्ट पोर्शन था हमारा लीवर। ओके, और अगर किसी की भी क्लास मिस हुई है या जिन्होंने हमारे को इंटेस्टाइन या एसिड बेस बैलेंस से ज्वाइन किया है, तो वो मेरे से
जस्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप, आपके पास में मेरे नंबर है 8619836715 पे व्हाट्सएप डाल देना, क्योंकि मेरे को इस क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, देन अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। वो रहेगा हमारा किसका, रेस्पिरेटरी का। वो किसका रहने वाला है, हमारा रेस्पिरेटरी का। कि रेस्पिरेटरी के अंदर एक चीज याद रखना कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, दो सेगमेंट हैं। एक तो पहले से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी नोट्स बनाओगे उसके अंदर उसको अलग से या तो बॉक्स में डाल के लिख लेना, या फिर उसको रेड मार्क करके लिख लेना, या इस तरीके से उनको रेड मार्क करके लिख सकते हो। ओके, सिम्टम्स एंड साइन, जो भी साइंस रहते हैं तो वो हमेशा कैसे रहेंगे, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशंस। एंड सिम्टम्स में क्या पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम, अर्लीस्ट सिम्टम्स, अर्लीस्ट सिम्टम, ओके, या फिर मोस्ट कॉमन सिम्टम या सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम। तो दो मोस्ट कॉमन सिम्टम पता होना चाहिए, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन पता होना चाहिए, ओके, लेस्ट मैनिफेस्टेशन पता होने चाहिए। रेस्पिरेटरी में हर एक डिजीज की वैल्यू इसी तरीके से होती है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी का जो भी हम पोर्शन करने वाले हैं, जस्ट होल्ड अ सेकंड, उसका मैं आपको एक लेआउट बता देता हूं पहले, जिससे कि आपके माइंड में रहेगा कि हाँ हम इस लेआउट से पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। देन हम रेस्पिरेटरी का अगर बात करें तो हम सबसे पहले किसको कंप्लीट करेंगे, अस्थमा, देन हम कंप्लीट करेंगे सीओपीडी, देन ब्रोंकाइटिस, देन सीए लंग, देन PTE, pulmonary thromboembolism, then pulmonary hypertension, then pneumonias, then pleural effusion, then pleural effusion। यहाँ पे होगा हमारा दी एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इसी सीक्वेंस में हम हमारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो न्यू सिस्टम लेने से पहले एक बार हम हमारी आज की क्लास में लंच ब्रेक देते हैं, तो वो रहेगा हमारा 20 मिनट्स का। तो हम वापस से क्लास को ज्वाइन करेंगे 3 PM पे। आफ्टर 20 मिनट्स वी ज्वाइन 3 PM, ओके। जी ज्वाइन विद द सेम ID एंड पासवर्ड, ओके।